तो बच्चों पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि जो ग्लूकोज है, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर बताया था हमने। टॉप से अगर हम देखते हैं तो सारे OH क्या होते हैं, राइट होते हैं। थर्ड पे OH क्या होता है, लेफ़्ट आ जाता है। ठीक है, थर्ड पे चेंज करना है, बाकी सभी OH क्या है, राइट है। तो ये कौन सा है बच्चों, डी ग्लूकोज है। और इसका जो साइक्लिक फॉर्म होता है, तो साइक्लिक फॉर्म में ये इस प्रकार से इसको बनाते हैं। ये C1 कार्बन है, OH राइट में होगा। ठीक है, ये C3 है तो OH लेफ़्ट में रहेगा। ठीक है, ये C4 है। और यहाँ पे क्या है, तो ये किसका स्ट्रक्चर हमने बनाया बच्चों, अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरेनोज। और बीटा डी में क्या होगा, सेम वैसे ही रहेगा, बस यहाँ का OH क्या हो जाएगा, लेफ़्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है, बीटा डी ग्लूकोज का। तो इसमें एक चीज़ आता है बच्चों, एनोमरिक कार्बन, है ना। जैसे ये जो कार्बन है, अगर ये हमने बताया था ना क्या होता है कि एल्डिहाइड पर अगर अल्कोहल का एडिशन होता है तो ये जो OH है अब ये ईथर बन जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ये OH बन जाएगा। तो अब जो होगा ये OH और ये OR। अब देख सकते हो ये कायरल कार्बन है ना। तो इसका हम कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, एक बार OH को हम लोग राइट में ले सकते हैं, और एक बार हम OH को क्या ले सकते हैं, लेफ़्ट ले सकते हैं ना, क्योंकि कायरल कार्बन है। तो इसमें यही हो रहा है बच्चों। तो ये वाला जो कार्बन है, ये अपर मोस्ट कार्बन जो पहले एल्डिहाइडिक ग्रुप था, अब वो हेमीस्टल में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसका कन्फिगरेशन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है ना, लेफ़्ट और राइट हो सकता है। तो ऐसा कार्बन, ठीक है ना, जो कि ए साइक्लिक में एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप है, और साइक्लिक में क्या बन जाएगा, वो OH ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो उसका कन्फिगरेशन चेंज हो सकता है। तो इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं एनोमरिक कार्बन। क्या बोलते हैं, एनोमरिक कार्बन। ठीक है, तो एनोमर का मतलब होता है अपर मोस्ट, है ना, अपर मोस्ट। तो जिस दो कंपाउंड में, ठीक है, दो कंपाउंड में अपर मोस्ट कार्बन का, अपर मोस्ट कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, रेस्ट सभी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, रेस्ट सभी कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, तो ठीक है, उसे एनोमरिक कार्बन कहते हैं। और ये दोनों जो कंपाउंड होते हैं को क्या बोलते हैं, एनोमर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो है, ये है अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरेनोज, और ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। तो अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है ना, ये दोनों क्या है बच्चों, एनोमर्स है। एनोमर्स आर कि सिर्फ यहाँ पे अगर देखोगे तो सिर्फ ये वाला जो कार्बन है इसका कन्फिगरेशन क्या है, चेंज है, बाकी सब जो जैसे है वैसे ही है। ठीक है, तो जब सिर्फ एक कायरल कार्बन, और वो भी जब वो ए साइक्लिक में है तो वो कायरल नहीं था। ठीक है, तो ये जब कायरल बनेगा तो इसकी दो हो सकते हैं, R या S जो भी कह सकते हैं आप। ठीक है,
तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एनोमर्स होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में एनोमर है। ये दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियोमर भी है ना, पढ़ा होगा। डायस्टीरियोमर क्या होता है कि ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, वो स्टीरियो आइसोमर हो, बट वो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर, ठीक है। तो एनोमर जो होते हैं वो डायस्टीरियोमर कहे जाते हैं, ठीक है। तो एनोमर्स जो होते हैं क्या होते हैं, सिर्फ अपर मोस्ट कायरल कार्बन का क्या हो, कॉन्फ़िगरेशन चेंज, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये स्टीरियो आइसोमर है और ये जो है इसको हम लोग डाया स्टीरियोमर, ठीक है। इसको हम लोग डाया स्टीरियोमर कहते हैं, समझ गए। तो ये डाया स्टीरियोमर का स्पेशल केस है। अब बच्चों ये है, इसी में एक आता है एपीमर। एपीमर का मतलब है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और सिर्फ एक कायरल कार्बन का, सिर्फ एक कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, अपोजिट, ठीक है। बाकी सब सेम हो, बाकी सब क्या हो, सेम हो, तो उसे क्या कहते हैं, एपीमर कहते हैं। तो एनोमर भी क्या है, एपीमर ही है, बट एनोमर में खास बात है केवल अपर मोस्ट कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो बच्चों, सेम हो, ठीक है ना। तो जो अपर मोस्ट कायरल कार्बन है सिर्फ उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, अपोजिट हो, तो उसे हम एनोमर्स कहते हैं। अपर मोस्ट के अलावा कोई और अगर अपोजिट हो, बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, सेम हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एपीमर कहते हैं। तो एपीमर का स्पेशल केस क्या है, एनोमर है। डायास्टीरियोमर का स्पेशल केस एपीमर, एपीमर का स्पेशल केस एनोमर है, समझ गए, ठीक है। तो डायास्टीरियोमर ऐसे दो कंपाउंड जो स्टीरियो आइसोमर हैं, ठीक है ना, बट वो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो, तो उसे डायास्टीरियोमर कहते हैं। एपीमर क्या है कि बहुत सारे कायरल कार्बन में सिर्फ एक कायरल कार्बन का कन्फर्मेशन अपोजिट हो, चेंज हो, तो हमसे हम एपीमर कहते हैं। एनोमर में क्या होता है कि जो अपर मोस्ट, जो कि ए साइक्लिक फॉर्म में क्या हो, एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप है, जब वो साइक्लिक आता है तो जो अपर मोस्ट कार्बन है, जो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन है, जब वो हेमीस्टर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका कन्फ्यूजन क्या हो, चेंज हो, ठीक है ना। तो ये है बच्चों, तो इसमें क्या है, जो एनोमर है, एनोमर ये स्पेशल केस है किसका, एपीमर का है, ठीक है। और एपीमर जो है वो स्पेशल केस है इसका, डायास्टीरियोमर का। मतलब कि एनोमर को हम लोग डायास्टीरियोमर भी कह सकते हैं, एपीमर को भी डायास्टीरियोमर कह सकते हैं, ठीक है, ये मतलब है। तो जैसे ग्लूकोज में जैसे होता है बच्चों कि ग्लूकोज के बहुत सारे क्या होते हैं, एपीमर्स बन सकते हैं, है ना। तो जैसे मान लो कि ये ग्लूकोज है, ये साइक्लिक वाला, अगर ठीक है 3 पे चेंज करते हैं तो ये ग्लूकोज है। तो अगर हम इसका जैसे 3 वाले को हम क्या कर देंगे, चेंज कर दें, ठीक है। जैसे CHO है, OH राइट होता है, 3 वाला भी राइट हो गया, तो अब सारे राइट ही हो गए, है ना। तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि ये क्या है, ये C1 है, ये C2 है और ये C3। तो C3 का कॉन्फ़िगरेशन जो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो इसको बोलेंगे कि ये क्या है, C3 एपीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो
इसका वैसे नाम कॉमन नेम है डी अलोस, है ना, इसको डी, तो C3 एपीमर है, ठीक है ना। और उसी तरह डी मैनोज होता है, तो मैनोज में क्या होगा, C2 वाला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। C2 में ग्लूकोज का बस याद रखो, है ना। तो ये जो है ये डी मैनोज है ना। ये क्या है, C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। वैसे ये क्या है, इसको मैनोज कहते हैं। ठीक है। उसी तरह गैलेक्टोस होता है ना, ये गैलेक्टोस याद रखना बच्चों, ये आगे भी आएगा। तो गैलेक्टोस जो होता है वो C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज होता है। बस एक बार ग्लूकोज को याद रख लो, है ना। ठीक है, तो ये जो है क्या है, C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। जैसे ये है क्या, ये है डी गैलेक्टोस, डी गैलेक्टोस। तो जो डी गैलेक्टोस ये आपको याद रखना है, ये C4 एपीमर है। और जो डी मैनोज है, ठीक है ना, ये क्या है, C2 एपीमर है। ये दोनों आपको पक्के से मालूम होना चाहिए। एलोस में है कि अगर आपने C3 एपीमर कर दिया तो सारे OH क्या है, राइट साइड चले जाते, तो एलोस बन जाता है बच्चों, ठीक है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर साइक्लिक और एसाइक्लिक हमने देख लिया है, और स्ट्रक्चर ही मेन इसमें इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो हमने बताया था कि ग्लूकोज में क्या होता है कि ये जो हमने ग्लूकोज बनाया है, ठीक है, या कहीं भी देख लें, फिर से बना लेते हैं, है ना। स्ट्रक्चर बच्चों जितनी बार फटाफट बना लें, ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करें। जैसे ग्लूकोज है, OH को राइट में, सारे राइट में, थर्ड पे चेंज, बस ये याद रखते हैं ना, तो ये ग्लूकोज होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर में आप जितना ही कंफर्टेबल रहेंगे उतना ही अच्छा रहता है। तो इनका थोड़ा सा, जैसे अल्फ़ा डी ग्लूकोज में C1 पे भी राइट जाएगा, C2 पे भी राइट ही रहता है, C3 पे चेंज होता है, ठीक है, ये राइट है, ये तो उसमें बन चुका है, ये है। तो ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, ग्लूकोपाइरेनोज है, ठीक है। और जो बीटा डी होता है उसमें भी इसी प्रकार से ये लेफ़्ट में आ जाता है, ठीक है। ठीक है। तो अब जैसे हमने बताया था बच्चों कि ये 36% होता है ना, और ये 64% होता है ना, शायद मैंने गलत लिख दिया था, 68 नहीं, 64 और 36, और ये होता है 0.02%, ठीक है। यहाँ पे ये होता है 36%, ठीक है, 36% है, और ये क्या है, 64% है। ये है लगभग नेग्लिजिबल 0.04%। तो अब इसमें जो है थोड़ा सा इनका, जैसे इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है ना, इसका ऑप्टिकल रोटेशन होता है +113 डिग्री, है ना, सेल्सियस नहीं, है ना। और इसका जो होता है ये आता है प्लस, है ना, पढ़ा है ना, अल्फ़ा = अल्फ़ा ऑब्जर्व अपॉन लेंथ इंटू सी। यहाँ पे अल्फ़ा क्या, ऑप्टिकल रोटेशन है, ठीक है ना। तो ये जो डायस्ट्रीमर होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होते हैं ना। तो डायास्टीरियोमर या एपीमर या एनोमर, है ना, की
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, डिफरेंट होता है, ऑल आर डिफरेंट, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल रोटेशन से इनकी डेंसिटी जो होगा, इनका वेपर प्रेशर होगा, इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो वो जो होता है बच्चों क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसमें एक टर्म आता है बच्चों, जैसे मान लो कि अगर आपके पास अल्फ़ा डी ग्लूकोज है ना, मान लो आपने अल्फ़ा डी ग्लूकोज को अलग कर दिया है, जैसे ही इसको पानी में डाल दोगे, है ना, जब वाटर में इसको डाल दोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें अल्फ़ा डी ग्लूकोज भी रहेगा प्लस बीटा डी ग्लूकोज भी रहेगा, है ना। हम चाहें तो हम अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो मान लो कि आपके पास प्योर अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, उसको पानी में डाल दिया, जैसे ही पानी में डाल दोगे ये क्या हो जाएगा, टॉटोमराइज हो जाएगा, फिर से इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, तो दोनों के दोनों मौजूद हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल रोटेशन है, जो अल्फ़ा डी होता है ना, प्लस 113 डिग्री है, अब यहाँ पे जो ऑप्टिकल रोटेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसी तरह मान लो जो बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक है, उसी प्रकार से जो बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक है, इसको अगर पानी में डाल दोगे, है ना, ये प्योर है, ठीक है, ये भी प्योर था, तो जैसे ही इसको पानी में डाल दोगे तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा डी ग्लूकोज बन जाएगा प्लस बीटा डी ग्लूकोज बन जाएगा। अब तुम जानते हो कि जब ये प्योर फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, तो इसके केस में क्या होता है, प्योर फॉर्म में उनका ऑप्टिकल रोटेशन अलग अलग है, अभी अभी हमने लिखा है ना, 113 डिग्री और इतना है। और जब वो इम्प्योर, जब वो सोल्यूशन में डाल दोगे, ठीक है ना, तो उसमें जो उनका ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस टर्म को कुछ बोला जाता है ना, चेंज ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है ना, इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन, ठीक है। तो इसी में होता है चेंज ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन when pure form of ionomer is added in water is called म्यूटा रोटेशन, है ना। ये ऑप्टिकल जो रोटेशन है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा चेंज वही हो रहा है बिकॉज ऑफ टॉटोमराइजेशन, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि ये 113 डिग्री है, तो इनका जो मिक्सचर होगा ना, अभी कितना होता है 52.5 डिग्री। सेम इसका जो होता है कितना था 19.5, ठीक है। अब जब ये मिक्सचर बन जाएगा तो ये भी क्या आएगा 52.5 डिग्री। तो ये जो, क्योंकि मिक्सचर है तो दोनों का परसेंटेज फिक्स हो गया है ना, 36 और 64। तो मिक्सचर का रोटेशन, तो जब वो प्योर फॉर्म में था तो उनका डिग्री ऑफ रोटेशन, जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो अलग अलग था, लेकिन जैसे ही आपने उसको कहाँ पे ऐड कर दिया, वाटर में ऐड कर दिया, तो उसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो चेंज हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, म्यूटा रोटेशन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो है वो कई बार पूछा जा चुका है, व्हाट डू मीन बाय म्यूटा रोटेशन। तो हमने देखा कि ग्लूकोज जो होता है, ठीक है ना, वो ए साइक्लिक में रहता है। साइक्लिक के दो फॉर्म होता है, अल्फ़ा और बीटा। बीटा का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है बिकॉज बीटा का जो अमाउंट या परसेंट होता है वो ज़्यादा होता है। वो इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज ज़्यादा स्टेबल होता है। बीटा डी ग्लूकोज ज़्यादा स्टेबल क्यों होता था, हमने उसका हावर्थ स्ट्रक्चर भी बनाया था, याद है। तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज में, है ना, जैसे ये OH, ठीक है, ये इस पे चेंज होता है, ठीक है, ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, ठीक है। तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज में
दो OH जो होते हैं वो सिस पे होते हैं, और बीटा डी ग्लूकोज में सारे OH कहाँ पे होते हैं, ट्रांस पे होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये वाला है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, और ये वाला क्या है, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। ठीक है, तो ये जो होता है 64% और ये होता है 36%। तो क्या कारण है, तो ये वाला फॉर्म जो होता है ये मोर स्टेबल होता है। ठीक है, बिकॉज इसमें सारे जो OH होते हैं, सारे बल्कि ग्रुप क्या होते हैं, ट्रांस पे होते हैं, ट्रांस पोजीशन पे होते हैं। और जानते हो सिस और ट्रांस में कौन ज़्यादा स्टेबल है, ट्रांस है। इसीलिए जो बीटा डी ग्लूकोज है उसका जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है बच्चों, ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ गए। अब बच्चों जैसे हमने कहा था ना, जैसे जो हेमी एसिटल होता है प्लस हमने वहाँ पे बताया था कि हेमी एसिटल फॉर्म जो एसिडिक होता है, ठीक है ना, एसिडिक मीडियम में वो फिर से क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। जैसे इसमें हम H+ डाल देंगे तो बैक साइड आ जाएगा, तो फिर से ये वापस रीजनरेट हो जाता है। ठीक है ना, तो इसमें ये होता है कि ये जो हेमी एसिटल होता है, हेमी एसिटल की एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, करने से क्या हो जाएगा, एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप, है ना, एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप रीजनरेट हो जाता है। कीटोनिक ग्रुप रीजनरेट हो जाता है। हेमी एसिटल कम स्टेबल होता है, ठीक है, लेकिन ये साइक्लिक फॉर्म है तो काफ़ी स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर इसको एसिडिक सोल्यूशन में या पानी में अगर इसको डाल दोगे तो इसकी हाइड्रोलिसिस अपने आप हो जाएगी, है ना, अपने आप हो जाएगा, तो फिर से वो तीनों फॉर्म एक साथ एग्जिस्ट करने लगते हैं। तो चेंज ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन इज कॉल्ड म्यूटा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग म्यूटा रोटेशन कहते हैं। अब आते हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज में क्या होता है, अब देखो फ्रक्टोज जो होता है ना वो जैसे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इसमें अंतर क्या होता है, फॉर्मूला दोनों का सेम होता है ना, ये भी है C6H12O6, ये भी है C6H12O6। तो इसको हम लोग, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप रहता है, OH को राइट में तीसरे वाले पे चेंज करना होता है, बाकी सारे OH राइट होते हैं ना, ये हमने बताया ही था। तो ये ग्लूकोज हो गया। फ्रक्टोज में क्या होगा कि ये कीटो ग्रुप आ जाता है ना, तो कीटो ग्रुप के लिए कहाँ होना चाहिए, मेन वो तो बीच में आएगा तभी तो आएगा कीटो ग्रुप, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका ये जो C2 वाला पार्ट है ना, अब ये कीटो में आ रहा है, ठीक है, तो अब बाकी चीज़ें सब सेम रहेंगी। मतलब C3 क्या रहता है, लेफ़्ट में रहता है, C4 क्या रहता है, राइट में रहता है, ठीक है, C5 भी क्या रहेगा, राइट में रहेगा। तो यही किसका है बच्चों, ये है फ्रक्टोज का, ठीक है। तो ये फ्रक्टोज है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो अगर आपने ग्लूकोज केवल ढंग से याद रख लिया तो सारा अपने आप याद होगा। तो यहाँ भी वही होगा, है ना, जैसे ये है C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, C5, यहाँ भी C5 का OH जाता था, यहाँ भी OH जाएगा ऐसे, ठीक है। तो जब ये OH जाएगा तो अब ये क्या हो जाएगा, ये है CH2OH, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है, और ये यहाँ पे OH है,
ये इधर OH है, ठीक है, और ये ऐसे ये C1 है, ये C2 है। अब इसको करली क्यों दिखाया है, ये लेफ़्ट और राइट दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। तो लेफ़्ट और राइट जो है बोथ पॉसिबल, ठीक है। और यहाँ पे क्या है CH2OH। अब जो अल्फ़ा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस होगा, तो अल्फ़ा का मतलब राइट में लोगे, है ना। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें CH2OH, ठीक है, तो ये है C1, ये है C2, C3 रहेगा लेफ़्ट में, C4 रहेगा राइट में। ठीक है, तो अल्फ़ा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस, इसका नाम क्या हो गया, अल्फ़ा डी, यही है अल्फ़ा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस, ठीक है। तो इसको फ्यूरान कहते हैं ना ऐसे, तो ये इसी टाइप से बन जाता है। इसका जो हावर्थ है ना, ये फ्यूरान है, इसका जो हावर्थ स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो C1 और C2, तो यहाँ पे ये बच्चों है अल्फ़ा डी, तो यहाँ पे CH2OH है, ये C1 है, ये C2 है, तो इसका OH नीचे है क्योंकि अल्फ़ा है, ठीक है। C3 का OH ऊपर होता है और ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा ऐसे, और ये CH2OH हमेशा ऊपर ही रखते हैं। तो ये है बच्चों, तो इसका नाम क्या है, अल्फ़ा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस, ठीक है। तो इसको देख सकते हो। मेन बच्चों इसमें स्ट्रक्चर ही है, ठीक है ना। तो उसका हेमीसिटल आप बनाते हो, हेमीसिटल के दो कन्फेशन हो सकते हैं क्योंकि वो क्या हो रहा है, वो कायरल हो रहा है, ठीक है ना, वो कायरल हो रहा है। तो अगर वो कायरल है तो उसके दोनों पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। तो देखो इसमें तो फ्रक्टोफ्यूरानोस है ना, हमने समझ लिया। तो मैं एक पेज पे फिर से इसको फटाफट समराइज़ कर दे रहा हूँ। तो ये है बच्चों ग्लूकोज, ठीक है। और ये है इसका साइक्लिक फॉर्म, ठीक है। ठीक है, और इसका जो है हावर्थ स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। तो हावर्थ स्ट्रक्चर में अल्फ़ा जो ऊपर होता है, जो राइट में होता है, वो नीचे आता है, ठीक है, और जो लेफ़्ट में होता है वो ऊपर जाता है।
तो अल्टीमेटली बच्चों हमें स्ट्रक्चर ही एकदम क्लियर कट समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरेनोज है। बीटा वाले में OH एनोमरिक कार्बन है ना, ये वाला कार्बन क्या है, एनोमरिक, जो ऑक्सीजन के बगल वाला है नीचे। ठीक है, तो ये बीटा, अल्फ़ा और बीटा हो गया। और जो फ्रक्टोस होता है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि इसी पेज पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये है अल्फ़ा डी है ना, और ये है, ये ग्लूकोज है, और ये बीटा डी ग्लूकोज है। ये 64% होता है और ये 30, क्योंकि इसमें सारे OH क्या है, ट्रांस है ना, इसमें क्या है, सारे OH ट्रांस। अब जो ये होता है फ्रक्टोस है ना, फ्रक्टोस में क्या है, सब कुछ उसी प्रकार से करना है। ठीक है, ये C1 है और ये C2 है, तो ये दोनों ऐसे। अब C3 वाला लेफ़्ट में रहता है तो उसको लेफ़्ट में ही दिखाते हैं, है ना, ऐसे। इसका जो साइक्लिक होगा, इसका अल्फ़ा फॉर्म बनाना है, ये इस पे अटैक करेगा, ये जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है, ये CH2OH है, अगर अल्फ़ा फॉर्म करना होगा तो OH यहाँ पे राइट होगा। ये C1 है, ये C2 है। ठीक है, समझ गए। अब इसका जो हावर्थ स्ट्रक्चर होगा, ये कुछ इस प्रकार से बनता है। अगर अल्फ़ा फॉर्म है तो OH को नीचे आना है, तो ये CH2OH ऊपर जाएगा। है ना, ये अगर C1 है, ये C2 है और ये C3। ठीक है बच्चों, तो ये है अल्फ़ा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज करना है तो OH ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ये है अल्फ़ा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। ठीक है, और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज बनाना है तब ये OH ऊपर रहेगा, ये C1 है, ये C2, C3। जो लेफ़्ट में रहता है वो नीचे आता है, जो राइट में रहता है वो ऊपर, सॉरी, जो राइट में रहता है वो नीचे आता है, जो लेफ़्ट में रहता है वो ऊपर। ठीक है, तो ये वाला जो है वो क्या है, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। ठीक है बच्चों, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, वो लॉजिकल है, अगर आप सोचेंगे तो याद हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन आता है बच्चों, एक तो रहा कि रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग, है ना, इसी पे क्वेश्चन आता है। तो हमारे सिलेबस में 3 डाइसैकेराइड्स है और 2 पॉलीसैकेराइड है। तो डाइसैकेराइड में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सुक्रोज की। ठीक है, पहला है सुक्रोज। तो अब देखो बच्चों, डाइसैकेराइड में क्या होगा कि 2 मोनोसैकेराइड मिला करके वाटर निकालेंगे, है ना। इसमें क्या होता है कि 2 मोनो
सैकराइड को ज्वाइन करके वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करते हैं। या डाइसैकराइड का मतलब है कि इसको हाइड्रोलाइज कर लोगे, है ना, तो वहाँ पे वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है बच्चों, ये बनता है कैसे, तो सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज इज फॉर्म्ड बाय ठीक है, कनेक्टिंग C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज प्लस C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज प्लस C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। अब देखो बच्चों, हमने फ्रक्टोज बनाया था, फटाफट बना लेते हैं पहले, है ना। फ्रक्टोज ये OH होता है, ऐसे बनाया था ना, ऐसे। तो अब इसको हम लोग जो है ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज, तो बीटा डी मतलब OH को ऊपर लाना होगा, CH2OH नीचे है, 1 2 और ये 3, OH ऊपर जाएगा, ये 4 नीचे आएगा, और ये है CH2OH। यही है ना, ढंग से समझो। देखो, तो ये है CH2OH, C डबल बॉन्ड O, स्ट्रक्चर की मास्टरी करनी बच्चों, है ना। तो अब इसका अगर साइक्लिक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, तो अगर बीटा डी फ्रक्टोज है, ठीक है, तो बीटा डी का मतलब OH इसका ऊपर रहेगा। ठीक है, ये है CH2OH, ये 1 और 2, ठीक है, और ये ऐसे है ये, तो 3 पे चेंज है तो ऊपर जाने वाला है, 4 नीचे आने वाला है ना, ये 5 है और ये 6। तो ये है बच्चों C2, है ना, ये वाला C2, इसको हमको जोड़ना है। ठीक है, किसके साथ जोड़ना है, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अब अल्फा डी ग्लूकोज ले लो। अच्छा, इसको हम लोग पलट के लिख सकते हैं ना, पलट के लिखेंगे, मतलब इसका मिरर इमेज अगर बनाएं, ठीक है, तो अप वाला डाउन चला जाएगा और डाउन वाला अप चला जाएगा। जैसे इसको हम पलट के अगर ऐसे लिखते हैं तब ये ऐसा आपको दिखेगा, पलट दिया है ना, इधर 2 आ गया, तो जो OH ऊपर था अब OH नीचे आ गया, ये 1 है, ये 2 है, समझ गए ना। जो राइट था उसको लेफ्ट कर दिया, तो यानी कि जो ऊपर था वो नीचे आ गया, ऐसे समझ लेना। ठीक है, तो ये 3 इसका नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये ऐसे, समझ गए। तो पलट के जब लिखोगे तो जो ऊपर वाले ग्रुप है वो नीचे चले जाएंगे और जो नीचे वाले ग्रुप है वो ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, समझ गए। तो ये वाला जो है क्या है, बीटा डी फ्रक्टोज है। अब जो बीटा डी फ्रक्टोज है, ठीक है, और जो
अल्फ़ा डी ग्लूकोज है। तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज का C1 लाओ और बीटा डी ग्लूकोज का C2 से वाटर निकाल दो, है ना। अल्फ़ा डी ग्लूकोज का C1 प्लस बीटा डी फ्रक्टोज का C2, ठीक है। दोनों के OH से क्या कर दो, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, ठीक है। तो ये है। तो चलो मैं फटाफट अब आता हूँ ग्लूकोज को। अल्फ़ा डी ग्लूकोज लिखा ना, अल्फ़ा डी, तो अल्फ़ा मतलब OH नीचे आना है, ठीक है। C2 नीचे रहता है, C3 ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ऐसे ही होता है ना, यस। अब जो बीटा डी, ये जो हमने लाए थे, तो इसका भी OH नीचे आएगा और ये है CH2OH, ठीक है। अब इन्हीं से हम क्या कर देंगे बच्चों, लॉस ऑफ वाटर निकाल देंगे। तो यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगा, ठीक है। तो -H2 कर दोगे, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो यही है आपका सुक्रोस। यही क्या है बच्चों, सुक्रोस। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यही जो है वो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब बच्चों ये जो होता है, ये क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ध्यान से देखो, है ना। पहले रिड्यूसिंग शुगर की खास बात क्या है, देखो, जब भी अगर ऐसा होता है बच्चों, जैसे OH है, OR है, ठीक है ना, तो H3O प्लस कर लोगे तो ये RCHO बन जाएगा, ठीक है ना, ये RCHO बन जाएगा, प्लस ये ROH बन जाएगा। अब अगर हम इसको टॉलरेंस रीजन से कराएं, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, ये RCO माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये रिड्यूसिंग हो गया। तो रिड्यूसिंग के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, ये ग्रुप का होना, है ना। जहाँ पे ये ग्रुप है ना, ये ग्रुप जहाँ पे क्या है, फ्री है, ठीक है ना, जहाँ पर ये ग्रुप क्या है, फ्री है, मतलब ये अकेले है, आइसोलेटेड है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ना बनाए, समझ गए। तो अगर ये क्या होगा, फ्री होगा तो रिकन्वर्ट हो जाएगा इस वाले में, है ना, तो रिकन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए
इसलिए क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग हो जाएगा। जैसे अगर ये वाला जो किनारा है ना, ये खाली है, अकेले है, जैसे इधर से बॉन्ड बना ले किसी से, ये मतलब ये चीज़ जो है इंगेज ब्लॉक नहीं होना चाहिए। अगर ये इंगेज हो गया तब वो रिकन्वर्ट नहीं हो पाएगा, समझ गए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ भी ये वाला हिस्सा है ना, ये अगर अकेले फ्री रहा, आप जैसे देख रहे हो कि ये वाला हिस्सा ग्लाइकोसिडिक, ये वाला भी हिस्सा जो है ग्लाइकोसिडिक में चला गया, तो ये जब ऐसा बन जाएगा तो ये फिर से ब्रेक नहीं होगा, समझ गए। अब ये फिर से ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। अमोनिकल AgNO3 जो टॉलेंट टेस्ट है उसमें ये ब्रेक नहीं होगा, समझ में आया। ये इस वजह से क्या होगा कि वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। तो जो भी जैसे मान लो ये वाला हिस्सा है, ये फ्री बस होना चाहिए। ये अगर बॉन्ड हो गया है ना, या फिर इस वाले में ये वाला बॉन्ड हो गया, ठीक है, जो हम लोग इसमें बात कर रहे थे, ठीक है ना, ये बॉन्ड हो जाए, ये बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो अगर ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में चला गया तब ये फिर से रीजनरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, जो सुक्रोस होता है वो दोनों के दोनों जो हेमी एसिटल वाले हैं वो दोनों के दोनों ग्लाइकोसिडिक बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें याद रखना है, ठीक है, कि जब भी, ठीक ना, एक हेमी एसिटल क्या होता है, हेमी एसिटल ऐसे याद रखना, OCHOH है ना, ये हेमी एसिटल है। जब भी एक हेमी एसिटल या दोनों हेमी एसिटल ग्रुप, ठीक है ना, डाइसैकराइड में एक या दोनों है ना फ्री होगा तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा। और अगर दोनों हेमी एसिटल ग्रुप है ना बॉन्ड बना है ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया है ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में क्या हो गया, यूज हो गए, तो क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। ठीक है, तो सुक्रोज में क्या है कि है ना, इसका भी जो हेमी एसिटल ग्रुप है ये वाला O और ये, इसका भी जो हेमी एसिटल ग्रुप है ये, तो ये दोनों बॉन्डिंग में शामिल हो गए। जैसे मान लो कि अगर ये किनारे रहता है ना, ये जो है ये इससे बॉन्ड बना है, इससे इसको छोड़ दे, या ये जो है वो इससे बॉन्ड बनाए, ठीक है ना, इससे बनाए या इससे बनाए, ठीक है ना, इस OH और इससे ना बनाए, तब वो रिड्यूसिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे और क्लियर होगा। तो जैसे इसका दूसरा एग्जांपल है बच्चों, माल्टोस। ठीक है, तो माल्टोस जो बनता है वो क्या होता है, C1 ऑफ अल्फ़ा डी ग्लूकोज और C4 ऑफ अनदर अल्फ़ा डी ग्लूकोज। ठीक है, माल्टोस कैसे बनता है, तो इट इज़ formed by C1 of alpha D glucose and C4 of alpha D glucose, मतलब दोनों ग्लूकोज के ही यूनिट्स ज्वाइन करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे मान लो हमने अल्फ़ा डी ग्लूकोज लिखा, कैसे लिखते हैं, अल्फ़ा डी मतलब OH नीचे रखना है, ठीक है ना, C3 पे चेंज होता है तो ऊपर भाग जाएगा। ठीक है, तो ये है
तो ये माल्टोस, तो ये तो तुम्हारा हो गया C1। अब कह रहा है कि C4 ऑफ, तो इसका C4 लेना है ना, तो ये समझ गए। तो हमने क्या किया कि इसको हम ज्वाइन करेंगे, यहाँ से वाटर निकालेंगे, यहाँ से H2O रिमूव होगा। अब देखो ये वाला जो हिस्सा है, ये हेमीएसिटल वाला क्या रहेगा, अनटच्ड रहेगा, है ना। तो दिस हेमीएसिटल पार्ट रिमेन अनटच्ड, इस वजह से ये रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस इट विल बिकम रिड्यूसिंग। तो अब इसमें ऐसे बन जाए इस प्रकार से, ठीक है। समझ गए। तो ये है आपका कौन सा, माल्टोस, ठीक है, ये माल्टोस है। ये वाला जो हिस्सा है ये फ्री है ना, ये क्या है, ये फ्री है, ये फ्री है, इसलिए क्या होगा, रिड्यूसिंग। मतलब ये हमेशा देखना O से CH और OH ऐसा ग्रुप होना चाहिए, है ना, OCHOH, ठीक है ना। जहाँ भी ऐसा होगा, जैसे इस वाले में देखो OCHOH नहीं है ना, इसमें देख लो OCHOH है नहीं, है ना। जैसे O ये है CH और यहाँ पे तो CH2OH लगा है ना, जैसे यहाँ देखो यहाँ पे O लगा है, ये CH है, बट इससे OH नहीं है, इससे CH2OH है, ठीक है। यहाँ देखो O है, यहाँ पे CH, OH है नहीं, ये तो ग्लाइकोसिलिक लिंकेज कहीं भी नहीं है, O यहाँ पे CH है, इधर है, ये तो होना ही नहीं, ठीक है। तो रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है कि जहाँ पे OCHOH है ना, उसके स्ट्रक्चर को देख लोगे, तो जहाँ पे OCHOH लगा होगा वो मतलब वो किनारे पे होगा, हेमीएसिटल ग्रुप उसका फ्री होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों माल्टोस, क्लियर। तो ये जो होगा ये क्या है, माल्टोस जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है ना। माल्टोस इज रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट है बच्चों लैक्टोस। लैक्टोस को हम लोग मिल्क शुगर भी कहते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर भी कहते हैं। तो ये कैसे बनता है, C1 ऑफ गैलेक्टोस और C4 ऑफ ग्लूकोज, है ना। C1 ऑफ गैलेक्टोस प्लस C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। C1 ऑफ गैलेक्टोस बताया था, गैलेक्टोस क्या है, C4 एपीमर होता है ना। गैलेक्टोस क्या होता है, C4 एपीमर, ये C4 एपीमर है किसका, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज कैसे बनाते हो, पहले ग्लूकोज बना लो, अल्फ़ा बनाना है तो ये OH आएगा, है ना। तो देखो, तो यहाँ पे तुम क्या करते हो, OH नीचे आता है, ये OH ऊपर जाता है,
तो ये C1 है, ये C2 है, C3 है, C4 एपीमर है, मतलब OH ऊपर जाएगा क्योंकि ग्लूकोज में OH नीचे आता है बस। तो ये गैलेक्टोज बना लिया हमने, समझ गए। तो ये OH, ये अब फिर कह रहा है कि C4, अच्छा C1 ऑफ, ये एक्चुअली ये बीटा है ना, इसको बीटा बनाना, ठीक है। तो C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोस, और ये भी बीटा होता है, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोस और C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो देखो इसका C4 जोड़ना है, ठीक है। तो इसका देखो C1 वाला फ्री है ना, यहाँ पे OCH है, ये फ्री है, ये भी क्या होगा, रिड्यूसिंग होगा। अच्छा बीटा बनाना है तो बीटा वाला OH ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसे बनेगा। तो इसमें से क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से -H2 का, ठीक है। तो वाटर का मॉलिक्यूल हम निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा ठीक है। ये बच्चों मिल्क शुगर है, यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप है ये फ्री है, ठीक है, ये फ्री है, इसलिए ये क्या है, ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। बस ये देख लो। तो इसमें देखो हमने देखा, एक तो सुक्रोज देखा, उसके बाद क्या देखा, माल्टोस, उसके बाद देखा हमने लैक्टोस। ये दोनों जो होते हैं रिड्यूसिंग शुगर हैं, और ये क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग। ये बच्चों IIT नीट में खूब आता है ना, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन किससे किससे बन रहा है, ठीक है ना। तो सुक्रोज जो है सुक्रोज किससे बना था, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज प्लस C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज, यही था ना। C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। तो अब इसको कैसे भी करके इसको याद रखना होगा, ठीक है। तो C1 अल्फ़ा प्लस C2 बीटा, ये फ्रक्टोज, ये ग्लूकोज। माल्टोज में C1 अल्फ़ा प्लस
C4 अल्फ़ा है ना, C1 और C4 था ना माल्टोस में, C4 ऑफ अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ठीक है। और इसमें क्या था, C1 ऑफ गैलेक्टोज, C1 ऑफ गैलेक्टोज प्लस C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो होते हैं रिड्यूसिंग है, सुक्रोज होता है वो नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है। अभी भी रिसेंटली नीट में बच्चों 2020 में आया हुआ है, इसमें सुक्रोज का है, कई बच्चे गलत कर लिए, ठीक है ना। IIT एडवांस में मल्टीपल चॉइस में आया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। तो अब बच्चों इसमें सिर्फ बचा है आपको स्टार्च और सेल्यूलोज, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग प्रोटीन्स और अमीनो एसिड करेंगे।